हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। मतलब कि हम प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट दी। अब आइडियल स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट जो प्रैक्टिकल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ना ही ऐसी स्टेट पहले कभी एग्जिस्ट करती थी, ना ही आगे एग्जिस्ट करेगी। आइडियल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, मतलब सब बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो प्लेटो ने आइडियाज में बनाई हुई है। प्रैक्टिकल रियलिटी में, असलियत में ऐसी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, और असलियत में ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। लेकिन प्लेटो ने कहा कि एक ऐसा देश हो जहां पे ऐसा हो, वैसा हो, सब बढ़िया चल रहा हो। तो बेसिकली प्लेटो एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देना चाह रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आइडियल फ्यूचर अपना सोच लूँ। मैं ये सोच लूँ कि मैं आने वाले 1 साल के बाद IAS ऑफिसर बन जाऊँगा, फिर मैं रिज़ाइन कर दूँगा, फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी ले आऊँगा, मैं इस देश में सब लोगों को बराबर कर दूँगा, मैं इस देश को डेवलप कर लूँगा। तो ये क्या है? ये एक आइडियल फ्यूचर है जो मैं सोच रहा हूँ। असलियत में ऐसा थोड़ी ना होगा, या फिर असलियत में ऐसा होगा या नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। यूटोपियन आइडिया है, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी एक बहुत ही सुंदर बीवी होगी, वो एक बहुत पढ़ी लिखी होगी, वो महीने का 2 लाख रुपए कमाती होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं एक आइडियल वाइफ सोच रहा हूँ। उसी तरीके से प्लेटो एक आइडियल स्टेट सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दे रहे हैं। मतलब ऐसी स्टेट मतलब देश, एक ऐसा देश जो एकदम परफेक्ट होगा, जहां पे सब बढ़िया होगा, सब चैन से सुकून से रहेंगे, और सब मजे से रहेंगे, और सब बढ़िया बढ़िया होगा। अब देखो, प्लेटो अगर आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दे रहा है, प्लेटो ये कह रहा है कि एक ऐसा देश होना चाहिए जो इतना परफेक्ट हो, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो, वहां पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लेटो जिस देश में रह रहा था उस देश में कुछ गलत हो रहा था? क्या उस देश में सब बढ़िया नहीं चल रहा था, इसलिए प्लेटो ने कहा कि सब बढ़िया बढ़िया हो, इसलिए प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया? तो हाँ, वैसा ही है। प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। एथेंस एक सिटी स्टेट थी, मतलब एथेंस एक देश था, कहाँ पे? यूरोप के अंदर। तो प्लेटो एथेंस में रहता था, और एथेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया क्यों कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी क्या उस देश में? क्या वो देश अच्छा नहीं था? क्या उस देश में कुछ कमी थी? इसलिए वो उस देश को एक परफेक्ट देश बनाना चाहता था, इसीलिए वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। तो हाँ, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि एथेंस के अंदर इग्नोरेंस थी, मतलब जो रूलर्स थे वो इग्नोरेंट थे। वहाँ पे रूल ऑफ इग्नोरेंस था, मतलब वहाँ पे जो राज करते थे, जो रूल करते थे ना, वो अनपढ़ लोग थे, इग्नोरेंट लोग थे, उनको किसी चीज़ का पता नहीं था, वो मूर्ख थे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी थे, लालची थे, पैसे के पीछे भागते थे, लग्जरी के पीछे भागते थे। तो बेसिकली एथेंस के अंदर इग्नोरेंस काफ़ी थी, लोग जो है वो बेवकूफ़ थे, रूलर्स बेवकूफ़ थे, और रूलर्स ये नहीं जानते थे कि कैसे रूल करना है। रूलर्स अनपढ़ होते थे, बेवकूफ़ होते थे, इग्नोरेंट होते थे। एथेंस के अंदर करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, एथेंस के अंदर इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, असमानताएं बढ़ गई थी, अमीरी गरीबी हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग काफ़ी अमीर हो गए, कुछ लोग काफ़ी गरीब थे, तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। रूलर्स की वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मतलब कि रूलर्स जो हैं वो, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई भी रूलर बन जाता था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है, डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि जिसको वोट मिल गए वो जीत गया, चाहे वो गधा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे वो मर्डर हो, रेपिस्ट हो, वोट मिल गए तो बन गया। तो क्वालिफिकेशन कोई नहीं होती थी रूलर्स की, जैसे हिंदुस्तान में भी होता है। और आपको ये भी समझना होगा कि एथेंस के अंदर क्या था, डेमोक्रेसी की तरह ही रूल चल रहा था, वहां पे भी एक तरीके का लोकतंत्र चल रहा था। तो वहां पे जिसको वोट मिल गए वो जीत जाता था, तो मूर्खता का रूल था, वहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी रूलर्स के लिए। एथेंस जो है वो एक वीक सोसाइटी थी, एक कमजोर सोसाइटी थी। उसी के साथ साथ एथेंस को हरा दिया था स्पार्टा ने। मतलब एक वॉर होती है जिसको हम पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, पेलोपोनेशियन वॉर। इस वॉर के अंदर जो है वो एथेंस जो था उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया। किसके द्वारा? स्पार्टा के द्वारा।
स्पार्टा भी एक तरीके का वहाँ पे देश होता था, तो स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। तो एथेंस जो है वो एक कमज़ोर सोसाइटी थी, एक इग्नोरेंस वहाँ पे देखने को मिलती है, करप्शन देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, मूर्खता का रूल देखने को मिलता है। वहाँ पे जो रूलर्स थे वो पैसे के पीछे लालची थे, उसके पीछे भागते थे। वहाँ पे किस तरीके से लोगों की वेलफेयर करनी है, एक परफेक्ट सोसाइटी बनानी है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी एथेंस के अंदर। इसलिए ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट थी एथेंस की, ये जो बीमार सोसाइटी थी, बीमार समाज था एथेंस का, या फिर एक बीमार जो देश था एथेंस, उसको प्लेटो ठीक करना चाहता था, उसको क्योर करना चाहता था, उसको सुधारना चाहता था। इसलिए प्लेटो एक परफेक्ट आइडियल स्टेट देता है। वो कहता है कि एक ऐसी स्टेट होगी, एक आइडियल स्टेट होगी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या थी। सो प्लेटोज आइडियल स्टेट इज सो परफेक्ट, प्लेटो की आइडियल स्टेट इतनी परफेक्ट थी, और सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एथेंस इज फेसिंग, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स एथेंस फेस कर रहा था उसका सोल्यूशन था प्लेटो की आइडियल स्टेट, और प्लेटो की आइडियल स्टेट काफी परफेक्ट थी। तो क्या फीचर्स थे प्लेटो की आइडियल स्टेट के? सबसे पहले प्लेटो कहता है कि एक इंसान की आत्मा के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रीपार्टाइट सोल जिसको हम कहते हैं। ट्रीपार्टाइट सोल मतलब एक सोल के 3 एलिमेंट्स, मतलब एक इंसान की सोल जो होती है, आत्मा होती है, उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसके अंदर रीजन होता है, मतलब बुद्धि होती है। उसके बाद उसके अंदर करेज, साहस, बहादुरी होती है, और उसके बाद उसके अंदर भूख होती है। तो एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की आत्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, तीनों चीजें होती हैं। रीजन भी होता है, बुद्धि होती है, मतलब किस तरीके से बुद्धि होती है, नॉलेज होता है, या फिर सोचने की क्षमता होती है, एक रीजनिंग कैपेसिटी होती है, वो सब होता है। सेकंड, उसके अंदर करेज होता है, साहस होता है, शक्ति होती है, बहादुरी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, एनर्जी होती है, और तीसरा उसके अंदर एपिटाइट होती है, भूख होती है, लालच होता है, राइट, डिजायर होती है। तो ये 3 चीजें हर एक इंसान की सोल के अंदर होती है। तो प्लेटो ने यह कहा कि जिस तरीके से एक इंसान की सोल के अंदर ये 3 चीजें होती है ना, उसी तरीके से हमारी जो सोसाइटी होगी या फिर हमारे जो स्टेट होगी, देश होगा, उसके अंदर भी 3 क्लासेस होंगी, उसके अंदर भी 3 क्लासेस होंगी। बेसिकली प्लेटो कहने की क्या कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर 3 चीजें होती हैं, उसी तरीके से एक स्टेट के अंदर भी 3 क्लासेस होती हैं, एक स्टेट की आत्मा के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं, एक देश के अंदर भी 3 क्लासेस होती हैं। क्योंकि देश अल्टीमेटली लोगों से मिलकर ही तो बनता है, लोगों से मिलकर ही तो बनता है देश, तो इसलिए लोगों से मिलके ही तो देश बनता है। तो एक मैग्नीफाइड वर्जन है एक देश एक इंडिविजुअल का, मतलब इंडिविजुअल्स को मिला के ही तो देश बनता है। तो बेसिकली प्लेटो ये कह रहा है कि ट्रीपार्टाइट सोल होती है, मतलब एक सोल के अंदर, एक इंडिविजुअल की सोल के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीजन, बुद्धि, सोचने की क्षमता, नॉलेज, जिसके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, अल्टीमेटली आप ये कह दीजिए कि इंटेलिजेंट वो होता है या बुद्धि उसके अंदर होती है। सेकंड, उसके अंदर करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, शक्ति होती है, बहादुरी होती है, जज्बा होता है। उसके बाद थर्ड, उसके अंदर एपिटाइट होती है, भूख होती है, पैसे की भूख, गाड़ी की भूख, बंगले की भूख, कोठी की भूख, लड़की की भूख, एपिटाइट, डिजायर्स, पैसे की भूख। तो ये 3 चीजें होती हैं एक इंडिविजुअल की सोल के अंदर। उसी तरीके से एक स्टेट के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं। एक होगी रूलर्स क्लास, जो लोग रूल करेंगे, एक होगी गार्जियन क्लास, जिसके अंदर सोल्जर्स वगैरह आएंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे, और एक होगी प्रोड्यूसर क्लास, जो कि मटीरियल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर फार्मर्स, किसान वगैरह आते हैं, आर्टिशंस वगैरह आते हैं, मर्चेंट्स वगैरह आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। तो इस तरीके से एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर भी 3 क्लासेस होंगी, सिर्फ 3 क्लासेस होंगी, राइट। अब प्लेटो ने कहा कि जिसके अंदर रीजन सबसे ज्यादा होगा ना, रीजन सबसे ज्यादा होगा, वो बनेगा रूलर। जिसके अंदर करेज सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो बनेगा गार्जियन क्लास में, मतलब वो सोल्जर बनेगा। और जिसके अंदर एपिटाइट सबसे ज्यादा होगी, भूख सबसे ज्यादा होगी, वो प्रोड्यूसर क्लास में आएगा, मतलब वो फार्मर, आर्टिसन और मर्चेंट बनेगा। तो बेसिकली ये तीनों चीजें एक इंसान के सोल के अंदर होंगी, लेकिन इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा जो होगी, मान लो उसके अंदर सबसे ज्यादा रीजन है, बुद्धि सबसे ज्यादा है, तो वो रूलर बनेगा, वो बनेगा फिलोसोफर किंग। जिसके अंदर करेज, साहस, कॉन्फिडेंस, बहादुरी, ब्रेवरी सबसे ज्यादा है, वो सोल्जर बनेगा। और जिसके अंदर एपिटाइट, भूख, डिजायर सबसे ज्यादा है, वो प्रोड्यूसर क्लास में आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से इंडिविजुअल की सोल से जो है वो इंसान का प्रोफेशन ड्राइव किया जा सकता है। अब जो रूलर्स होंगे
जो रूलर्स होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, वो काफ़ी बुद्धिमान होंगे, क्योंकि उनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, रीजन सबसे ज़्यादा है। तो वो जो रूलर्स होंगे, उन रूलर्स को उसने कहा फिलोसोफर किंग। उसने कहा कि इस आइडियल स्टेट को फिलोसोफर किंग चलाएगा, मतलब एक ऐसा राजा जो फिलोसोफर है, जो दार्शनिक है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर रीजन कूट कूट के भरा हुआ है, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जो काफी इंटेलिजेंट है, जिसको नॉलेज से प्यार है, जिसको नॉलेज से मोहब्बत है, वो इंसान होगा राजा, वो इंसान होगा रूलर, और वो रूल करेगा उस समाज को। वो रूलर जो होगा उसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर तर्क की क्षमता होगी, उसको ज्योमेट्री आती होगी, ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, उसको जो है वो फिलॉसफी आती होगी, उसको जो है वो स्टेट क्राफ्ट आता होगा, साइंस आता होगा, लॉजिक आता होगा, रीजनिंग आता होगा। बेहद और बहुत गहरा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो बनेगा फिलोसोफर किंग। वो इंसान कभी भी लालची नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट नहीं करती है, भूख डोमिनेट नहीं करती है। वो इंसान इतना करेजियस भी नहीं होगा, वो सोल्जर्स की तरह नहीं है कि इतना बहादुर है, बल्कि वो इंसान बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बेसिकली उसको लालच भी नहीं है, ना पैसे का लालच है, ना गाड़ी का बंगले का लालच है, ना लड़की का लालच है, ना ही वो रिश्वत करेगा, उसको किसी चीज का लालच नहीं होगा। इसलिए जब उसको किसी चीज का लालच नहीं होगा तो फिर वो अपने घर के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो करप्शन नहीं करेगा, फिर वो नेपोटिज्म नहीं करेगा, फिर वो लोगों के भले के बारे में सोचेगा। अल्टीमेटली वो इंसान इतना पढ़ा लिखा होगा, इस तरीके का वो फिलोसोफर किंग होगा कि वो लोगों के बारे में सोचेगा। जो गॉर्जियन क्लास होगी उसके अंदर सोल्जर्स आएंगे। सोल्जर्स वो बनेंगे जिनके अंदर करेज डोमिनेट करता है, करेज सबसे ज्यादा है। अब ये जो सोल्जर्स होंगे ये परफेक्ट सोल्जर्स होंगे, कूट कूट के बहादुरी इनके अंदर बड़ी बड़ी होगी, जज्बा इनके अंदर बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बड़ा होगा, ब्रेवरी इनके अंदर होगी, करेज इनके अंदर होगा, और ये बनेंगे शानदार सिपाही, और ये देश को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके देश को बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर लालच है, उनको बनने दो बिजनेसमैन, उनको बनने दो प्रोड्यूसर क्लास, उनको बनने दो फार्मर, आर्टिसन, मर्चेंट, क्योंकि इनके अंदर भूख है, ये लोग भूखे हैं, तो ये फसल उगाएंगे, ये फसल ज्यादा से ज्यादा उगा सकते हैं, ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भूख है, लालच है। और इस तरीके से 3 क्लासेस बनाई जाएंगी। अब जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो सोल्जर ही बनेगा, जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है वो प्रोड्यूसर क्लास में ही आएगा, और जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वही फिलोसोफर किंग बनेगा। पहले क्या होता था एथेंस में भाई, जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है वो भी रूलर बन सकता था, वो भी राजा बन सकता था। अब इस राजा के अंदर भूख ही इतनी होगी। एथेंस में पहले क्या होता है, क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है भाई, अगर आपके पास पैसा वैसा है, लोगों ने आपको कर दिए वोट, तो आप बन गए रूलर, आप बन गए जो है वो राजा बन गए, आप लोगों ने आपको चुन लिया, आप बन गए। नो मैटर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, नो मैटर यू आर कैपेबल ऑफ दैट और नॉट, लेकिन फिर भी आप बन जाते हैं, आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो जिसके अंदर एपिटाइट भी होती थी, मतलब एपिटाइट का एलिमेंट जिसके अंदर डोमिनेट करता था, जिसके अंदर भूख सबसे ज्यादा होती थी, वो राजा बन जाता था एथेंस के अंदर। अब जिसके अंदर इतनी भूख है, लालच है, तो वो अपने घर को भरने का सोचेगा, वो सोचेगा किस तरीके से मेरे बेटे अमीर हो जाएं, मेरी फैमिली अमीर हो जाए, मेरे पास लग्जरी आ जाए, मैं ही सबसे अमीर हो जाऊं। तो उस देश में क्या होगा, उस देश में इग्नोरेंस का रूल हो जाएगा, उस देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। भाई रूलर को पता ही नहीं है रूल कैसे करना है, उसको सिर्फ ये पता है कि पैसा कैसे कमाना है, उसको सिर्फ ये पता है कि कैसे अपने आप को अमीर करना है, उसको सिर्फ ये पता है कि लालच करके किस तरीके से पूरे के पूरे देश को लूटना है। तो रूलर्स वैसे अगर रूल करेंगे तो क्या वो देश अच्छे से चल पाएगा, क्या वो देश एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, वहां पे हो जाएगी, वहां पे क्या वहां पे एक क्योस क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए प्लेटो ये कहता है कि जिसके अंदर रीजन होगा वही राजा बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है वो राजा बन जाएगा, लेकिन एथेंस में पहले जिसके अंदर एपिटाइट भी डोमिनेट करती थी वो भी राजा बन जाता था। किसी के अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है वो भी राजा बन जा रहा है। अब भाई राजा जो है उसके अंदर बहादुरी तो होनी चाहिए, लेकिन बहादुरी से पहले बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर नॉलेज, उसके अंदर सेंस,
होनी चाहिए, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। हर जगह पे आप कहीं पे हमेशा हर जगह पे आप मसल पावर नहीं दिखा सकते हैं, वहां पे अपनी शक्ति ताकत नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि वहां पे सबसे पहले आपको अपने दिमाग से काम लेना होता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। तो वहां पे जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है उसको रूलर बनाओ ना भाई, वो रूलर अच्छा अपना, उसको सोल्जर बनाओ ना, वो सोल्जर अच्छा बनेगा, उसको क्यों रूलर बनाना चाहते हो आप? तो इस तरीके से प्लेटो ये कहता है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक देश के अंदर भी 3 क्लासेस होंगी और ये जो 3 क्लासेस हैं इस तरीके से काम करेंगी। अब प्लेटो ये कहता है कि स्पेशलाइजेशन होगी और जस्टिस होगा। प्लेटो का ये कहना था कि जस्टिस समाज के अंदर तब होगा जब फंक्शनल हार्मनी होगी, मतलब जब रूलर्स अपना काम करेंगे, गार्जियन क्लास अपना काम करेगी, प्रोड्यूसर क्लास अपना काम करेगी। व्हेन ईच क्लास फुलफिल्स इट्स ड्यूटी विदाउट इंटरफेरेंस, बिना किसी के अंदर इंटरफेरेंस किए हुए रूलर्स जो है वो रूल करने का काम ही करेंगे। फिलोसोफर किंग राजा होगा, राज करने का काम करेगा, वो सोल्जर का काम नहीं करेगा, वो प्रोड्यूसर क्लास का काम नहीं करेगा। तो हर क्लास अपना काम करेगी और जिस इंसान के अंदर करेज डोमिनेट करता है वो सोल्जर ही बनेगा, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो रूलर ही बनेगा और जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है वो प्रोड्यूसर क्लास में ही आएगा। तो अगर ऐसा होगा कि वो लोग जो जिसके लिए जो बना हुआ है वो वही कर रहा है, जो जिस क्लास में है वो वही काम कर रहा है और ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है दूसरी क्लास के अंदर, तो इस तरीके से समाज के अंदर हार्मनी होगी, शांति होगी, पीस होगी, लव होगा, ऑर्डर होगा और जस्टिस होगा और वहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी। उसके बाद प्लेटो कहता है कि रूल होगा फिलोसोफर किंग का। तो मैंने बताया कि जो फिलोसोफर किंग होगा ना वो मेरिट के बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा भाई। फिलोसोफर किंग की क्वालिफिकेशन होगी प्रॉपर, फिलोसोफर किंग मेरिट के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा। वही इंसान फिलोसोफर किंग बनेगा जो एक रिग्रियस एजुकेशन साइकिल से निकलेगा। उसको 35 साल की शिक्षा हासिल करनी है, 35 ईयर्स तक, मतलब उसकी 35 साल जब तक उम्र होती है तब तक उसको पढ़ना है। ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, फिलोसफी, उसके बाद मेटाफिजिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, सब चीजें उसको, जिम्नास्टिक, सब कुछ उसको पढ़ना है 35 साल की उम्र तक। उसके बाद 15 साल की उसकी एक इंटेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, 15 साल उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। 50 साल की उम्र में एक इंसान फिलोसोफर किंग बनेगा, राजा बनेगा। तो बेसिकली वो मेरिट के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी गधे को खड़ा कर दिया, सभी लोगों ने उसको वोट किया, जीत गया वो। ऐसा ही तो होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि किसी एक नेता के नाम पे किसी गधे को भी जिता सकते हो, जिता दिया जाता है। मोदी जी के नाम पे कोई एमएलए, नकम्मा एमएलए जीत जाता है। सो बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कोई मेरिट नहीं है, रूलर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बट प्लेटो यहां पे कह रहा है कि जो फिलोसोफर किंग होगा उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी, वो मेरिट के बेसिस के ऊपर बनेगा, मेरिट के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट होगा। और सबसे पहले फिलोसोफर किंग तो होगा ही वो जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, बुद्धि जिसके अंदर ज्यादा है। और उसके बाद उसको 35 साल तक शिक्षा दी जाएगी, 15 साल उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपको राजा मतलब राज चलाना है, किस तरीके से देश को चलाना है। उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी कोई फैमिली नहीं होगी, मतलब उसकी कोई निजी संपत्ति भी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। रूलर की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको घर सरकार का घर दिया जाएगा, उसकी जगह जो है वो सरकार की जगह होगी। भाई उसकी सारी की सारी नीड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स और गार्जियन फुलफिल कर रहे हैं। एक राजा को अगर खाना खाना है, प्रोड्यूसर क्लास के लोग उसको अच्छा खाना देंगे। अगर उसको कपड़े पहनने हैं, ये लोग उसको अच्छे कपड़े देंगे। उसको बचाने के लिए हमारे पास गार्जियन क्लास है। तो राजा की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो लालच भी नहीं करेगा। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो कभी भी करप्शन भी नहीं करेगा, नेपोटिज्म भी नहीं करेगा। करप्शन क्यों करेगा, वो रिश्वतखोरी क्यों करेगा? क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसकी सारी नीड्स समाज, बाकी क्लासेस फुलफिल कर रही है और उसकी फैमिली भी नहीं होगी, उसका परिवार भी नहीं होगा। क्योंकि इंसान पैसा इकट्ठा किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है। इंसान संपत्ति इकट्ठी किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए करता है। लेकिन जब रूलर का बच्चा ही नहीं है, रूलर का कोई परिवार है ही नहीं, फिलोसोफर किंग का कोई परिवार ही नहीं है, तो वो पैसा इकट्ठा करेगा ही क्यों? फिर वो करप्शन करेगा ही क्यों? ऐसा नहीं है कि जो रूलर है, जो फिलोसोफर किंग है, उसकी कोई बीवी नहीं होगी या फिर वो मीटिंग नहीं करेगा, बल्कि जो फिलोसोफर किंग होगा वो प्रॉपरली मीटिंग करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो आएगा। अच्छी अच्छी जो औरतें होंगी, अच्छी अच्छी जो एबलेस्ट मेंस एंड वुमेन्स होंगे एथेंस के अंदर, उनके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, वो मीटिंग करेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि उसके बच्चे कौन हैं, राइट? उसको ये पता नहीं होगा।
आफ्टर दैट स्टेट संभाल लेगी सारा कुछ। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको पता ही नहीं होगा कि उसका बच्चा कौन है। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रूलर को, फिलोसोफर किंग को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा कौन है। हालांकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहा है, हालांकि वो मीटिंग कर रहा है, बट उसको ये पता नहीं है कि उसका बच्चा कौन है, क्योंकि मीटिंग के बाद वो औरत चली गई, कोई दूसरी आ गई, उसके साथ मीटिंग हो गई, तो वो जो बच्चे पैदा होंगे उनको स्टेट खुद ही संभाल लेगी और पूरे के पूरे बच्चे जो हैं वो रूलर के अपने बच्चे की तरह होंगे और उसको ये पता नहीं होगा कि अपना उसका सगा बच्चा कौन है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे उनको इकट्ठा जो है वो एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, उनकी रियरिंग एंड केयरिंग की जाएगी, उनको अरेज किया जाएगा, उनको बड़ा किया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, लेकिन रूलर को इस चीज़ का पता नहीं होगा। और जब रूलर को पता नहीं है कि उसका बच्चा कौन है तो इसलिए वो सभी बच्चों को एक समान देखेगा। तो इस तरीके से करप्शन खत्म हो जाएगी, नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद उसको क्या पढ़ाया जाएगा? फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉजिक, स्टेट क्राफ्ट, उसको ये सब पढ़ाया जाएगा। अब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स मतलब उसकी फैमिली नहीं होगी, उसकी बीवी नहीं होगी और उसी के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसकी किसकी? रूलर की भी नहीं होगी और गार्जियंस की भी नहीं होगी, मतलब सोल्जर्स की भी नहीं होगी और फिलोसफर किंग की भी नहीं होगी। तो इन दो क्लासेस की ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, निजी संपत्ति होगी, और ना ही इनकी कोई फैमिली होगी, परिवार होगा। हालांकि प्रोड्यूसर क्लास का परिवार हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, क्योंकि ये भूखे लोग हैं, ये ग्रीडी लालची लोग हैं, लेकिन इन दोनों क्लासेस का कोई परिवार नहीं होगा, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे करप्शन नहीं होगी। और उसी के साथ साथ फिलोसोफर किंग इतना समझदार होगा कि वो ये सब चीजें करेगा ही नहीं। वो फिलोसोफर है, वो इस मटीरियल दुनिया से ऊपर उठ चुका है, उसको गाड़ी बंगला इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसको लालच है ही नहीं, वो सिर्फ भला करना चाहता है समाज का, वो सोसाइटी का भला करना चाहता है, वो अच्छे ढंग से रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी प्लेटो इतना परफेक्शनिस्ट था, प्लेटो ने कहा कि अगर फिर भी हो सकता है कि फिलोसोफर किंग बहक जाए, हो सकता है कि वो लालच कर ले, इसलिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली का कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी लाएंगे। मतलब ना ही एक फिलोसोफर किंग की वाइफ्स होंगी और ना ही उसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ना ही उसकी फैमिली होगी, बीवी होगी, ना ही उसकी प्रॉपर्टी होगी, बच्चे होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी होगी ही नहीं, और ना ही सोल्जर्स की होगी, ताकि जरा सी भी गुंजाइश ना बच जाए कि रूलर कहीं पे करप्शन ना कर ले। तो इस तरीके से प्लेटो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी मतलब क्या? कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी मतलब अपनी आपकी वाइफ्स नहीं होंगी और प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब कि रूलर क्लास की, मतलब फिलोसोफर किंग की, और गार्जियन क्लास सोल्जर्स की ना ही अपनी जो है वो फैमिली होगी, परिवार होगा, बीवी होगी, और ना ही उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी होगी। उनकी जितनी भी ज़रूरतें होंगी वो बाकी क्लासेस पूरी कर लेंगी। प्रोड्यूसर क्लास उनको खाना शाना सब कुछ घर शत दे देंगे, और जो उनकी सेक्सुअल नीड्स हैं, अगर उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, मीटिंग करनी है, वो भी करवाई जाएगी। लेकिन जो बच्चे होंगे उनका पता नहीं चलेगा उनको कि बच्चे किसके हैं ये, और करवाने के बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा कि भाई एक अच्छा सा फिलोसोफर किंग को बुलाया, एक औरत को बुलाया जो कि अच्छी सी औरत है, एंड देन बोथ आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड वट एवर मीटिंग इज, तो उसके बाद जो है दोनों अलग हो गए। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी की भी बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिग्रेस एजुकेशन सिस्टम। तो प्लेटो ने एक रिग्रेस, एक टफ और एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम दिया, और ये जो एजुकेशन सिस्टम था इसी से पता चलेगा कि किस इंसान के अंदर करेज ज़्यादा है, किस इंसान के अंदर रीज़न ज़्यादा है, और किस इंसान के अंदर एपिटाइट ज़्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंगली क्लासेस बनाई जाएंगी। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब एक बच्चा दाखिल किया जाएगा, एक बच्चा एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी कि ये पता चल जाएगा कि कौन बंदा रूलर बनेगा, कौन सोल्जर बनेगा, और कौन प्रोड्यूसर बनेगा। तो यहां पे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये पता चल जाएगा कि रीजन सबसे ज्यादा किसके अंदर है, उसको रूलर बनाया जाएगा, करेज किसके अंदर ज्यादा है, उसको जो है वो सोल्जर बनाया जाएगा, और एपिटाइट किसके अंदर ज़्यादा है, उसको जो है वो प्रोड्यूसर बनाया जाएगा। तो इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, एक रिगरस एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो रूलर्स होंगे उनको जो है वो डिकेड्स लॉन्ग, मतलब कई सालों की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी, डायलेक्टिक्स की एजुकेशन दी जाएगी, गवर्नेंस की एजुकेशन दी जाएगी, मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की एजुकेशन दी जाएगी। मतलब 35 साल की उम्र तक, 35 ईयर्स ऑफ एज तक तो सिर्फ इनको पढ़ाया जाएगा, और फिर अगले 15 साल की
15 ईयर्स क्या किया जाएगा, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे रूल करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब 50 साल की उम्र में जो है एक इंसान फिलोसोफर किंग बनेगा। जो गार्जियंस होंगे, मतलब जो सोल्जर्स होंगे, उनको फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लड़ना है, बहादुरी से किस तरीके से आपको लड़ना है। और जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको फसल उगानी है, खेती बाड़ी करनी है, किस तरीके से आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना है। उसके बाद इसके अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं, और यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो फिलोसोफर किंग है, जो राजा है, वो इंसान एक मर्द भी बन सकता है और औरत भी बन सकती है। तो यहाँ पे फिलोसोफर क्वीन का भी कंसेप्ट है। तो प्लेटो ने ये कहा कि इन 3 क्लासेस के अंदर, मतलब ये जो रूलर्स की क्लास है, गॉर्जियंस की क्लास है, और जो हमारी प्रोड्यूसर क्लास है, इन तीनों क्लासेस के अंदर मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। अगर कोई काबिल औरत है, उसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो रूलर बन सकती है, उसको फिलोसोफर क्वीन कहा जाएगा। वो सोल्जर भी बन सकती है, वो प्रोड्यूसर भी बन सकती है। आज से 2500 साल पहले प्लेटो ये कह रहा है कि एक औरत भी, एक फीमेल भी, एक वुमेन भी जो है वो फिलोसोफर क्वीन बन सकती है, वो राजा बन सकती है, वो सिपाही सोल्जर भी बन सकती है, और वो प्रोड्यूसर क्लास में भी आ सकती है। उसको भी वही शिक्षा मिलेगी जो मर्दों को मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर कहा जाता है। प्लेटो इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर, क्योंकि उसने मेल और फीमेल के बीच में अंतर नहीं किया। नहीं तो आज से 2500 साल पहले ना औरतों को जो है ना नीच समझा जाता था, उनको इनकम्प्लीट मेल समझा जाता था। उनको ये कहा जाता था कि इनको सिर्फ अपने मर्दों को, हस्बैंड्स को सेटिस्फाई करना है, इनको 4 दीवारी के अंदर रहना है, ये सब कहा जाता था। लेकिन प्लेटो ने कहा कि औरत भी और मर्द दोनों बराबर हैं, दोनों को एक तरह की शिक्षा मिलेगी, और औरत भी एक राजा बन सकती है। उसके बाद स्टेट के अंदर क्या वर्चूज होंगी, वर्चूज ऑफ स्टेट क्या होंगी। तो जो रूलर्स होंगे उनके अंदर विजडम होगी। विजडम मतलब लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए प्यार, ज्ञान के लिए मोहब्बत। जो रूलर होगा ना उसको बेपनाह मोहब्बत होगी ज्ञान से, नॉलेज से। वो इग्नोरेंस से ऊपर उठ गया होगा, वो इतना समझदार और फिलोसोफर दार्शनिक टाइप होगा कि उसको प्रेम होगा किससे, नॉलेज से, ज्ञान से। उसको और कुछ लेना देना नहीं है। इवन कि वो राजा भी नहीं बनना चाहता है, समझना इस बात को, इवन कि वो राजा भी नहीं बनना चाहता है। वो कहता है कि मुझे मतलब पसंद नहीं है ये पावर का नशा, सत्ता का नशा, या फिर ये जो भूख है, ये जो पैसा, मटेरियल थिंग्स जो हैं, लग्जरी जो है, गाड़ी बंगला, ये मेरे को पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ ज्ञान से प्यार है। वो इतना समझदार इंसान है, तो वो इग्नोरेंस से ऊपर उठ गया है, उसको मोहब्बत है ज्ञान से, वो बहुत समझदार है, उसको लालच है ही नहीं। इवन कि वो इंसान जो है वो राजा भी नहीं बनना चाहता है, लेकिन लोग उसको कह रहे हैं कि आप बन जाइए राजा, आप हमारा भला कर लीजिए, इसलिए वो ऐसे मतलब रूल कर रहा है। लेकिन वो राजा भी नहीं बनना चाहता है, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो आपने देखा होगा ना, साधु संत लोग, उनको किस में इंटरेस्ट होता है, उनको परम सत्य खोजना है, उनको जो है वो ज्ञान हासिल करना है, उसमें इंटरेस्ट होता है। वही हिसाब है फिलोसोफर किंग का। तो ऐसा इंसान, ऐसा महान इंसान जब राजा बनेगा तो क्या परफेक्ट एक देश चलाया जाएगा, क्या परफेक्ट स्टेट होगी, और उस स्टेट के अंदर राजा अलग अपना काम करेगा, राजा सबसे परफेक्ट होगा, सोल्जर्स भी सबसे परफेक्ट होंगे, और हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सबसे परफेक्ट होंगे। क्या कमाल की स्टेट होगी। उसके बाद करेज होगा किसके अंदर, गॉर्जियंस के अंदर, मतलब सोल्जर्स के अंदर जो है बहादुरी होगी, साहस होगा, ब्रेवरी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, एनर्जी होगी। टेम्परेंस होगा प्रोड्यूसर्स के अंदर। टेम्परेंस मतलब सेल्फ कंट्रोल होगा, सेल्फ मास्टरी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है, उनके अंदर भूख है, लालच है, तो इतना भी लालच ना हो कि सब कुछ ही गवा बैठें, पैसे के चक्कर में कुछ भी कर लें। और उसके बाद जस्टिस होगा। जस्टिस तब होगा जब इन तीनों के बीच में एक हार्मनी होगी, मतलब रूलर्स अपना काम करेंगे, गॉर्जियंस अपना काम करेंगे, प्रोड्यूसर्स अपना काम करेंगे। रूलर्स के अंदर विजडम होगी, गॉर्जियंस के अंदर करेज होगा, प्रोड्यूसर्स के अंदर जब टेम्परेंस होगा, सब अपना काम करेंगे, तब जस्टिस प्रिवेल करेगा उस सोसाइटी के अंदर, उस देश के अंदर। और इस तरीके का एक परफेक्ट वर्ल्ड होगी। एक इमेजिनेशन जो प्लेटो ने ड्रॉ की, एक
एक एक एक आइडियल स्टेट जो प्लेटो ने बताई, तो इस तरीके की वो स्टेट होगी, वहां पे हर इंसान वही करेगा जो वो करना चाहता है। अगर वो बहादुर है वो सोल्जर बनेगा, अगर वो ज्ञान से मोहब्बत है उसको, अगर वो इग्नोरेंस से ऊपर उठ गया है तो वो रूलर बनेगा, बहुत अगर पढ़ा लिखा है, उसके अंदर बुद्धि बहुत है तो वो राजा बनेगा, फिलोसोफर किंग बनेगा या क्वीन बनेगी, और अगर उसको भूख वगैरह है तो वो प्रोड्यूसर बनेगा। अब देखना यहाँ पे जो राजा होगा वो परफेक्ट होगा, यहाँ पे सोल्जर्स भी परफेक्ट होंगे, वही लोग सोल्जर्स होंगे जिनके अंदर साहस है, और प्रोड्यूसर वही लोग होंगे जिनके अंदर भूख है। और इस तरीके का जब समाज होगा, सब लोग अपना काम करेंगे और वही काम कर रहे हैं जिनमें उनको दिलचस्पी है, तो उससे क्या होगा, कोई बोर नहीं होगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, परफेक्ट एक बैलेंस होगा, सब लोग डट के मन लगा के अपना काम करेंगे, बढ़िया सा समाज होगा। फिलोसोफर किंग मतलब बेपनाह मोहब्बत है उसको ज्ञान से, और इतना समझदार है, और इस तरीके से वो देश को चलाएगा। एक परफेक्ट वर्ल्ड होगी, एक रियल्म ऑफ आइडियाज जो प्लेटो ने क्रिएट की, एक इमेजिनेशन की दुनिया जो प्लेटो ने बनाई, एक ख्वाबों की दुनिया जो प्लेटो ने रचाई, वो ऐसी थी। और इसी को कहते हैं आइडियल स्टेट। मतलब ये सब होगा उसकी आइडियल स्टेट के अंदर, और इस तरीके से वो एक देश चलाया जाएगा। प्लेटो बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ, ऐसी स्टेट बनाना चाहता हूँ, बट हुआ क्या कि ऐसा कभी हो नहीं पाया, ऐसी स्टेट बन नहीं पाई। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन की प्लेटो ने, और ये है प्लेटो का आइडियल स्टेट का कंसेप्ट, जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स मैंने डिस्कस किए। मैंने आपको बता दिया कि प्लेटो बेसिकली कहना क्या चाहता था, और प्लेटो बेसिकली कैसा समाज देखना चाहता था, और कैसी सोसाइटी वो देखना चाहता था। तो इस तरीके से प्लेटो की आइडियल स्टेट का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो अगर आपको क्रिटिसिज्म समझना है तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि ये एक आइडियल है या फिर यूटोपियन है। मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है या फिर ख्वाबों की दुनिया है। उसके बाद फिलोसोफर किंग के पास बहुत सारा एब्सोल्यूट पावर जो है आपने किसको दे दी, फिलोसोफर किंग को दे दी। तो ये एक तरीके का अथॉरिटेरियनिज्म होगा। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, राजा जो है उसकी पावर जो है अनचेक्ड होगी, अनबैलेंस होगी। तो राजा के पास इतनी पावर आपने दे दी तो अथॉरिटेरियनिज्म क्रिएट हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिक्ट डिवीजन कर दी आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया सोसाइटी का। आपने 3 क्लासेस में समाज को बांट दिया कि रूलर यही होगा, सोल्जर यही होगा, प्रोड्यूसर यही होगा। अब प्रोड्यूसर अगर रूलर बनना चाहे वो नहीं बन सकता है, क्लास आप अपनी चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप वो ही बन सकते हो जिसके लिए आप बने हो। उसके बाद क्या है इसके अंदर, उसके बाद ये है इसके अंदर कि ये 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट डिवीजन कर दी गई है, एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है, और क्या है, बस यही है। यही क्रिटिसिज्म आप इसका लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेटो की आइडियल स्टेट का कंसेप्ट कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब सब लोगों को इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अरिस्टोटल का जो स्लेवरी का कंसेप्ट है या फैमिली का कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम अरिस्टोटल को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।